तो बच्चे, होप कि सब अच्छे होंगे। और नहीं होंगे तो क्या करना है, अच्छे से रहने की ट्राई करना है। तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। On the basis of NCERT, it's a second chapter and its name is electric potential and capacitance। लेकिन मेरे जैसे लोग, जैसे मैंने पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 रखा था, इसका नाम रखेंगे बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 लिखने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जब देखे थे ना, तब मैंने उस टाइम में सिखाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जैक्टली क्या होता था। मतलब चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता था, उसी को क्या बोलते थे बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब पहले वाले में भी चार्ज कैसा था, रेस्ट में। और इस दूसरे वाले चैप्टर में भी अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 लिख दिया, 2 तो इसलिए क्योंकि वो अलग अलग डिविजन्स हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया, इसका मतलब चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 लिख दिया, इसका मतलब चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। अब चलो धुंधला धुंधला सा एक बार याद करते हैं। पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था बच्चा, तो स्टार्ट किया था चार्ज से, फिर क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो उसके बहुत सारे सब डिविजन्स आए थे। क्या आए थे, सब डिविजन। बट स्टिल ये तीन ही मेन टॉपिक थे, एक था चार्ज, एक था फोर्स और एक था फील्ड। इसी तीन के अलग अलग सब डिविजन्स करके 21 लेक्चर हो गए थे। बट मेन टॉपिक अगर देखें तो तीन ही था। कौन कौन सा, चार्ज था, फोर्स था और तीसरा क्या था, फील्ड था। अब इसी का दूसरा पैरामीटर यहां पे आएगा। जैसे ही देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में, तो जैसा कि नाम है चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते, याद करो। मैं 9th क्लास से सिखाता हूं जब पहली बार पोटेंशियल एनर्जी आता है, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग 9th को छोड़ो 11th क्लास में यूज किए थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी को बच्चा किससे डिनोट करते हैं, यू से। यहां इलेक्ट्रिकल टर्म में देख रहे हैं, दैट्स व्हाई लिखे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और किससे डिनोट किए, यू से। सो एक टॉपिक ही आएगा, याद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th में था, उसका वैल्यू था -G m1m2/r। इंट्रोडक्शन के फर्स्ट क्लास में भी मैंने वो रिलेट किया था दोनों को। तो कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या सीखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो बच्चा यहाँ पे टॉपिक आएगा, उसका नाम आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चा V से डिनोट करेंगे। मैंने 11th क्लास में भी जब ग्रेविटेशन सिखाया था, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से ही डिनोट किया था। और अभी भी किससे डिनोट कर रहे हैं, V से ही डिनोट कर रहे हैं। सो सेकंड टॉपिक बच्चा आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा जो टॉपिक आएगा ना, उसका नाम रहेगा कैपेसिटेंस। मतलब एग्जैक्टली देखेंगे हम कैपेसिटर के अबाउट। किसके अबाउट, कैपेसिटर के अबाउट। तो देखो ये दो वर्ड से तो पहले से फैमिलियर हो, पोटेंशियल और एनर्जी क्या होती है। मींस पोटेंशियल ग्रेविटेशन के फॉर्म में सीखे थे, बट स्टिल यू हैव बेसिक आइडिया। ये पोटेंशियल 10th में भी था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखते थे 10th क्लास में ना। पहले इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां सिखाते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी का इंट्रोडक्शन पहले से थोड़ा है। कैपेसिटर पहली बार आया, तो कैपेसिटर मींस क्या। अब देखो बकेट जो होता है हमारे पास, बकेट किस लिए यूज होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए। बॉटल किस लिए यूज होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए। सो वाटर को बॉटल में या कंटेनर में या बकेट में स्टोर किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसी का हमने नाम बकेट, बॉटल या कंटेनर रखा है। अब यहां पे क्या स्टोर करना है, तो चार्ज को। भाई पूरा का पूरा चैप्टर में सीख क्या रहे हैं, चार्ज ही तो सीख रहे हैं। चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स, फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल, यही सब तो सीख रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो जो चार्ज होता है वो स्टोर कहां होता है,
एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल लर्न कि वो जो चार्ज होता है वो स्टोर कहाँ होता है। तो स्टोर करने के लिए कोई तो डिवाइस यूज होगी ना, दैट डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। दैट डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट? कैपेसिटर। सो जब कैपेसिटर हम सीखेंगे तब बताया जाएगा कि इट इज अ डिवाइस which is used to store चार्ज या उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर करता है, बट जनरली चार्ज को स्टोर करता है, ऐसा भी मान के चलेंगे। बाद में जब कैपेसिटर में टॉपिक सिखाऊंगा तो बहुत सारी चीजें उसमें आएगी, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं। सो इस पूरे चैप्टर में इसके सब डिविजन्स अलग अलग टॉपिक आएंगे, लेकिन मेनली तीन ही टॉपिक हमें सीखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। बट इस दोनों चैप्टर में कहीं पे भी हम चार्ज को मूव नहीं करेंगे। इस दोनों चैप्टर में कहीं पे भी चार्ज को क्या नहीं करेंगे? मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले वाले डिवीजन का नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इस वाले डिवीजन का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, ठीक है। तो हमारा टॉपिक बच्चा कहां से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। कहां से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। बट इसमें बच्चा वर्क एनर्जी जो हमने 11th में सीखा था ना, उसके बहुत सारे टॉपिक यूज होते हैं, बहुत सारे टॉपिक यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो तुमने सीखा था ना बच्चे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल टू प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सब क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज करने वाले हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, मींस KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। ये बहुत सारी चीजें जो वर्क एनर्जी था ना, उस चैप्टर का हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पे एक टर्म जो है बच्चा कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंसेस पता नहीं चलता है तो ये चैप्टर वेस्टेज में चला जाएगा। हालांकि फर्स्ट चैप्टर का भी यूज होगा, बट अभी नहीं, आज के लेक्चर में यूज नहीं होगा, कल परसों से शायद धीरे धीरे यूज स्टार्ट हो उसका, फर्स्ट चैप्टर का भी। लेकिन अभी जो स्टार्ट करेंगे इसमें वर्क एनर्जी का बहुत यूज है। एंड एज कि आप लोग बहुत महान लोग हैं तो बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे, तो में से मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगा। तो चलो एक बार रिकैप करके स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं आते हैं, पहले रिकैप करते हैं छोटी छोटी चीजों को एंड देन टॉपिक पे आते हैं, तो उससे क्या मजा आएगा और थोड़ा फील आएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा। यहाँ पे मैं बेसिक चीजों को जो हमें वर्क एनर्जी में मैंने सिखाया था, फिर भी यहां पे देख लो, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो इसके दो डेफिनेशन होते थे बच्चे। कितने डेफिनेशन होते थे? दो। पहला डेफिनेशन होता था when work done due to a force in closed loop और साइकिल। तो क्लोज लूप से चलेगा, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ जाना। जैसे स्टार्ट हुआ वापस आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज। यहां से ऊपर गया वापस वहीं आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज लूप। सो व्हेन वर्क डन ड्यू टू अ फोर्स इन क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, then force is said to be conservative. Then force is said to be what? Conservative force. ठीक है बच्चा, उस टाइम इस फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अब चलो एक बार रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं और रिलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फोर्स ये वर्क डन से कैसे रिलेट करते थे। तो देखो, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया और इसको ऊपर फेंका किसी स्पीड u से या किसी एक्सटर्नल फोर्स से। देखो, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं ना तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा नहीं कि ऊपर ऐसे ही चला गया। ऊपर से जब नीचे आना होता है ना तो खुद से आता है, हम कुछ नहीं करते। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकना होता है तब क्या होता है? हमें एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है।
ठीक है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब नीचे बच्चा कौन लग रहा होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है तो 100% ग्रेविटी लगेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो होता क्या है, ये जाते 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 एक पॉइंट पे रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे रुकता है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अब सपोज जब हमने फेंका तो यहां से यहां तक का हाइट कवर किया h, मतलब कितना यहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखो यहां से जाते 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 जब यहां पहुंचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, h। ऊपर से नीचे भी तो आएगा, क्योंकि हमें क्लोज लूप की बात की गई है ना। यहाँ पे किसकी बात की गई है, क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब क्या, जहां से स्टार्ट हुआ था घूम फिर के वही आना चाहिए। तो जब ये वापस आएगा तब नीचे क्यों आएगा, तो नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे वो अपोज कर रहा है, यहां पे सपोर्ट कर रहा है। हम जैसे ही ऊपर जाके रुकेगा तो फिर किधर आएगा, नीचे आएगा। सही है, इसको जब फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी आएगा। तो जब नीचे आएगा तो आते आते देखो ये वापस ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया। अब गया हाइट h था तो आएगा भी कितना, h। कितना आएगा, हाइट h। तो बच्चा यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अबाउट चेक कर रहे हैं कि क्या ये कंजर्वेटिव है क्या। किसको चेक कर रहे हैं बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक कर रहे हैं, दैट ये कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, सो चेक करो। जाने का वर्क डन W1 ले लेते हैं और आने का W2 ले लेते हैं। सो W1, W का फॉर्मूला, वर्क का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा, या बेटर वे में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चेक करो, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल रहे हैं, इसको नहीं निकाल रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। सोचो वर्क प्लस की माइनस, वर्क प्लस की माइनस, आंसर है माइनस। क्यों, फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, h। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, h। सिमिलरली वर्क डन 2 का आते समय तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, नीचे। सो फोर्स की वैल्यू कितना है बच्चा, सो Fg, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, h। तो चेक करो नेट वर्क डन कैसे निकलेगा। सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, F माइनस Fg इंटू H, एंड W2 की वैल्यू कितनी है, प्लस Fg इंटू H। सो नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, नेट वर्क डन की वैल्यू हो गई 0। सो जिस फोर्स के कॉज से नेट वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड, उसी फोर्स को बच्चे क्या बोलेंगे हम, उसी फोर्स को बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोला, पता चला, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम चेक करेंगे, मैं यूज करूंगा वहां पे, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चेक करेंगे तो वर्क डन किसी भी क्लोज साइकिल में, मतलब एक चार्ज को, ये चार्ज है बच्चा देखो Q1, क्या चार्ज है, Q1। फिर से देखो क्या चार्ज है, Q1, और या सिंपल ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड था ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके गए, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक चार्ज को ना पकड़ के यहां से यहां तक लेके गए, सही है, ए से बी लेके गए, और जब बी से वापस ए लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, वापस ए लेके आएंगे ना, तब नेट वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। क्यों, फोर्स किधर लग रहा है, चेक करो, जाते समय फोर्स किधर लग रहा है, आगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स किधर लग रहा है, आगे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, आगे। वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। जब इधर लेके आ रहे हो तो एक्सटर्नली लेके आना पड़ेगा, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बच्चा, उधर। इलेक्ट्रिक फोर्स जब इसको इधर लेके आएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। फोर्स तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है उतना ही फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट जितना गया उतना आया। सो नेट वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, 0। इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेड टू बी व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स।
इसी कंजर्वेटिव फोर्स का एक और एग्जाम्पल था बच्चा कि कंजर्वेटिव फोर्स और क्या बोलते थे, ये देखो ये वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सुसाइड करते हैं, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही बात करते हैं। तो धुल्ला धुल्ला सा याद होगा देखो कि वर्क एनर्जी चैप्टर में सिखाया गया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको यहां से टॉप पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, मतलब यहां से गए सीधा और यहां से गए ऊपर, तो ये एक रास्ता हो गया, ऐसे जाके ऊपर गए। दूसरा रास्ता कोई एकदम लैडर लिया सीधा वाला और डायरेक्ट ऐसे करके और यहां से टिक 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 चढ़ते 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 क्या हो गया, पहुंच गया। तीसरे ने क्या किया कि बोला नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे वाले सीढ़ी से जाएंगे, तो ऐसे सीढ़ी से करते करते कहां पहुंच गया वो, ऊपर। और कोई बोला नहीं हम ऐसे जाएंगे उछल उछल के, तो कोई किसी ये से ऐसे गया। सो कितने रास्ते हुए टॉप पॉइंट पे पहुंचने के लिए, 4। कितने रास्ते हुए बच्चा, 4। यहां पे जो मैं ड्रॉ किया हूं वो कितने रास्ते हैं, तो 4, 1 2 3 एंड ये 4। अब ये ग्राउंड से बच्चा हाइट h हाइट पे हम ऊपर गए, कितना हाइट पे गए हैं, h। तो पूछा गया कि ये इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास है m, इसको यहां से ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन हुआ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर जाने में कितना वर्क डन हुआ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने वर्क एनर्जी में डेरिवेशन कराया था, यहाँ कर नहीं कराऊंगा, ठीक है। वहां पे जो वर्क की वैल्यू की आई थी बच्चा, कितनी आई थी, mg इंटू h। जो वर्क डन की वैल्यू आई थी क्या थी, mg इंटू h। फोर्स किधर लग रहा था, mg नीचे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था, नीचे। और तुम किसी भी रास्ते से जाओ, हाइट कितना गए थे, h, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। और किसी भी ऐसे चेक करो रास्ते से, हाइट तुम किधर गए, कितना गए हो, h। चाहे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, हाइट कितना गए, h। इसका मतलब mg इंटू h क्या हो गया, 1। तो क्वेश्चन ये कि क्या वर्क डन ये चारों पाथ पे डिपेंड किया या इंडिपेंडेंट रहा। वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉज से इस चारों पाथ पे डिपेंड किया या इंडिपेंडेंट रहा। तो आंसर है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहा। क्या रहा बच्चे, इंडिपेंडेंट रहा। मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लेना देना है। इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पे है और फाइनल पोजीशन किसी हाइट पे है, सो हाइट से लेना देना था, उसको रास्ते से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का एक और डेफिनेशन आता था वहां पे कि द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, work done is independent of its path followed is called, क्या बोलेंगे बच्चा, is called conservative force। मतलब जिस फोर्स के कॉज से वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट रहे, मतलब कैसे भी जाओ पाथ कैसा होगा, इंडिपेंडेंट अगर है, सो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स। सो फाइनली कंजर्वेटिव फोर्स के दो एग्जांपल है, दो तरीके से देख सकते हैं। एक नेट वर्क डन एक साइकिल में, एक लूप में कितना होना चाहिए बच्चा, 0 होना चाहिए, या वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्या होना चाहिए, पाथ, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो लिख लिए होगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक और चीज, लिख लिए होगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का बच्चा ऐसा एग्जांपल आएगा जब हम आगे सीखेंगे ना, तो देखो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। यहां से 1 से 2 जाने के बहुत रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकते 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 हैं, सही है। सो किसी भी रास्ते से बच्चा 1 से लेके 2 तक जाओगे, कहां से कहां तक, 1 से लेके या A से लेके B तक, A से लेके B तक। आगे मैं प्रूफ करके उस टाइम में बताऊंगा कि किसी रास्ते से जाओगे वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी भी चार्ज को A से B तक अगर लेके जाते हैं तो कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। यही तो यहाँ पे भी सिखाया था, कोई भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब उसके लिए वर्क डन उसके पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। किसी भी रास्ते से जाओ बच्चा, वर्क की वैल्यू सेम रहेगी। इसके अबाउट नीट में, जेईई में, बोर्ड में सबके अबाउट क्वेश्चंस पूछा गया। मैं भी कराऊंगा, अभी तो जस्ट ट्रेलर बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली रिलेट करके कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। सो फाइनली कंजर्वेटिव फोर्स बच्चा ये पता चला, द फोर्स ड्यू टू व्हिच द नेट वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइकिल और क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, और द फोर्स ड्यू टू व्हिच वर्क डन is independent of its path followed, independent of its path followed। ठीक है, आपने जो भी पाथ फॉलो करेगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसी कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चा हमने कुछ को और भी देखा था, याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी WET लिख रहा हूं, भावनाओं को समझो, 11th में भी यूज करता था वर्क एनर्जी थ्योरम। वहां पे लिखते थे वर्क इक्वल टू बच्चे माइनस डेल्टा यू। क्या लिखते थे, माइनस डेल्टा यू, या डेल्टा मतलब क्या होता था, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ये डी क्या होता था, एनर्जी होता था, माइनस तो लगा दो माइनस, तो यूएफ माइनस यूआई। उसी को जब चेक कर देते तो क्या लिखते थे बच्चा, यूआई माइनस यूएफ। ये माइनस डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यूआई माइनस यूएफ। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला था बच्चे ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स था, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, या हम यहां पे बोल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी आने वाला है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाला है। सही है, सो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा आने वाला है बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाला है। सो W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू यहां फिट करना है, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स है बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी देखे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, W इक्वल टू एक और फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे, और ये आना ही चाहिए, बिना है आप बोर्ड के भी डेरिवेशंस नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये वही है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी है माइनस डेल्टा यू, और W इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है प्लस डेल्टा यू। वो क्या लिखते हैं बच्चे, UF माइनस UI। ये किसके लिए, सो ये ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये किसके लिए होगा बच्चे, ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन है यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, तो जनरली यहां पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है वो आता है एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा आता है बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स, जो हम धक्का मुक्का मार के लेके जाते हैं, जो धक्का दे के लेके जाते हैं, मींस जो एक्सटर्नली लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। एंड यहां पे उसका नाम क्या आएगा बच्चे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो अपने को पता चला कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, प्लस डेल्टा यू। अगर दोनों में रिलेशन देखना हो तो सिंपल, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल, देखो ना बच्चे, माइनस का ही तो डिफरेंस है कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। अगर ये कंजर्वेटिव के लिए और ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए, तो दोनों में क्या है, माइनस का ही तो डिफरेंस है। सो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या आसान शब्दों में देखें, सो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या नाम रखे हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इट मींस अगर तुमको वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से पता है तो माइनस डाल दो तो एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से वर्क डन निकल जाएगा, या अगर एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से वर्क डन पता है, अगर माइनस डाल दोगे तो किसके कॉज से निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से निकल जाएगा। ठीक है, ये ज्ञान की चीजें हैं, 11th में सिखाई गई थी, बट स्टिल आपको एक बार फिर से रिकैप इसलिए किया क्योंकि पूरा चैप्टर बाउंस हो जाता, सब लोग माइनस प्लस में घूमते रहते, इसीलिए मुझे ये सिखाना था और मैंने सिखाया। ठीक है, सो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सो होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करेंगे बच्चा। अब फील आएगा, पता है, अब फील आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, बट स्टिल मैं चाहता हूं थोड़ा सा और फील दिला देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा और फील दिला देते हैं,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लेंगे, उसे क्या थोड़ा समझ में आएगा और मजा आएगा। सो थोड़ा सा देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में याद करो एक हम रेफरेंस लेते थे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 लेते थे, और वो था ग्राउंड। क्या लेते थे बच्चे? ग्राउंड। कई बार क्वेश्चन में टॉप पॉइंट को भी रेफरेंस ले लेते थे। मतलब क्या था ये कि अगर यहां पे 0 पोटेंशियल एनर्जी लिया तो ऊपर कुछ वैल्यू होती थी, अगर ऊपर 0 लिया तो नीचे कुछ वैल्यू होती थी। इट मींस अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो आपको एक तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक जगह तो आपको 0 लेना पड़ेगा। जब एक जगह आप 0 करोगे तब दूसरे जगह का निकाल पाओगे कि एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी कितना है। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके दिमाग में चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी आपको सीखना है, इट मींस एक जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस लेना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को क्या दिखानी पड़ेगी? 0। तभी आप दूसरे जगह का कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, सो लेट ये ग्राउंड पे है, जैसे हम इसको फेंकते थे ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? बढ़ता था। अब ये ग्राउंड पे नहीं है, भावनाओं को समझो, ये रेफरेंस है। जैसे ऊपर जाता था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? बढ़ती थी। सो लेट एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है और इसको फेंका, फेंकने के बाद ये यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ध्यान से सुनो। और यहां पे ये एक टेरेस है, ये ग्राउंड फ्लोर था और ये फर्स्ट फ्लोर है। सही है। सो यहां से फर्स्ट फ्लोर तक लेके चले गए और फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ दिए। फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ दिए, अगर इसका मास m था तो क्या बोल सकते हैं कि इसके पास एनर्जी है? आंसर है हाँ। क्या बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक लेके गए तो इसके पास एनर्जी है? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? आंसर है हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जहां से पढ़ा रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं वो सेकंड फ्लोर पे है। सो सेकंड फ्लोर पे है तो क्या मेरे पास एनर्जी है? मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूं, देखो चुपचाप खड़ा हूं, तो क्या मेरे पास एनर्जी है? क्या मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है? आंसर है हाँ। कहां से आया? मैं कभी तो नीचे से चढ़ के ऊपर आया होगा ना, मैं कभी भी तो नीचे से ऊपर चढ़ के आया होगा। जब मैं नीचे से ऊपर आया तब मैंने काम किया, तब मैंने क्या किया? काम किया, तब मैंने फोर्स लगाया, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब मैं किधर आया? ऊपर। तब किधर आया? ऊपर। सो जितना मैंने काम किया उतना ही एनर्जी स्टोर्ड हो गई मेरे अंदर। किस फॉर्म में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब सोचो कि यहां का नीचे का अगर फ्लो टूट जाता है, भूकंप आए, कुछ भी आए, अगर ये फ्लो टूट जाता है तो क्या होगा? मैं किधर जाऊंगा? नीचे। नीचे क्यों जाऊंगा? तुम लोग बोले ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगने वाला है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, ठीक है, बिना एनर्जी का फोर्स लगता है क्या? बिना एनर्जी का कभी फोर्स लगता है? नहीं। इसका मतलब मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास एनर्जी है, तभी मेरे अंदर फोर्स लगेगा, तभी मेरे पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर इसको यहां से यहां तक लेके जाने में तुमने एक्सटर्नल, बिना एक्सटर्नल फोर्स का थोड़ी लेके गया होगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए और वर्क डन हुआ 10 जूल का। वर्क डन कितना जूल का? 10 जूल का। प्लस में क्यों लिया? क्योंकि बच्चा एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जा रहा है। सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा? 10 जूल का। इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हुई, कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू सही मैं डिनोट कर रहा हूं। वो भी कितने जूल की होगी? 10 जूल की। कितने जूल की होगी? 10 जूल। इट मींस क्या पता चला? अगर तुमने कितना काम किया है वो अगर निकाल लिए तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो निकल जाएगा। जितना एक तुमने काम किया उसको ऊपर लेके जाने में उतना ही एनर्जी क्या हुआ? वो स्टोर्ड हो गया। दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स बच्चा यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो वर्क डन ड्यू टू, देखो एक्सटर्नल फोर्स हमें पता है 10 जूल का, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना निकलेगा? तो आंसर है -10 जूल। देखो कैसे रिलेट किया मैं। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पता है, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स मींस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ही सकते हो ना, माइनस का ही तो डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन है माइनस क्यों आया, चेक करो। जब तुम ऊपर लेके जा रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। और फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। तो कॉमन सेंस, वो तो नेगेटिव आना ही था।
ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉज से वर्क डन क्या आने वाला था, निगेटिव, एंड एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से क्या आने वाला था, पॉजिटिव। सो जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से जितना तुम काम किए वही क्या हुआ बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या पता चला यहाँ पे पूरे ये से कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक जगह तो आपको रेफरेंस कहीं पे भी लेना पड़ेगा जहां पे तुम ये दिखा सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, जहां पे तुम ये दिखा सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 0, एंड फिर आपको निकालना है। दूसरा क्या पता चला कि जितना बच्चे हम काम करेंगे एक्सटर्नली, अब काम जो हम ही करने वाले हैं तो हम करेंगे तो एक्सटर्नली काम करेंगे, तो जितना हम काम करने वाले हैं, जितना उस काम करने की कॉज से एक्सटर्नली वर्क होगा, दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो चीजें पता चली बच्चे। सबसे पहले एनर्जी निकालने के लिए एक जगह आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा जहां पे एनर्जी की वैल्यू क्या है बच्चे, 0 हो, और उसके अकॉर्डिंग दूसरा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क डन, जो भी एक्सटर्नल जितना तुम काम करके उसको लेके जाओगे ऊपर, वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो होप कि बहुत सारा हो गया, बहुत सारे रिवीजन्स हो गए, इतना यूज करूंगा मैं, अब समझ में आएगा। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो को रिप्ले करो, जितना बार करना है करो, लेकिन इस चीजों को पहले सीखो तब आगे का पार्ट देखना है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे। होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, और नहीं लिए होगे तो ले लो अभी। सो अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मजा आएगा थोड़ा सा। ईपीई, अब मैं लिख रहा हूं, भावनाओं को समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई, और किससे डिनोट करते हैं बच्चे, यू से। सेम बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और स्मॉल यू क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। याद करो धुंधला धुंधला सा, वहां पे हमने सीखा था सॉलिड वाले चैप्टर में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, उसकी वैल्यू कितनी होती थी बच्चे, उसकी वैल्यू होती थी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेंथ, तो वो स्मॉल यू से डिनोट करते थे। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो क्या किया देखो समझने के लिए, ये एक लिया गोला, अरे गोला मतलब स्फीयर लिया, स्फीयर कुछ नहीं लिया, देखो यहां एक चार्ज लिया, उसका नाम लिया क्यू, यहां पे एक चार्ज लिया, उसका वैल्यू कितना दे दिया बच्चे, क्यू। कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, सराउंडिंग बनाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पहले से सीख चुके होगे, नहीं होगे तो सीखो जाके पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के लेक्चर में। कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा नहीं कि इतना ही दूर बना है, थोड़ा बड़ा फील्ड है, अब मैं क्या पूरा बोर्ड थोड़ी भर दूंगा, तो इतना दिखा है, मतलब उसका फील्ड इनफाइनाइट तक लाई करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ये अपना क्या मैग्नेटिक फोर्स, ये सब थोड़े लॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, भले थोड़ा कम लगे लेकिन लगता है। सो एक कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाया, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से बहुत दूर के पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनिटी। यहां से बहुत दूर के पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चा, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आते हैं, इन्फिनिटी से क्या करते हैं, एक चार्ज को लेके आते हैं। क्वेश्चन है इन्फिनिटी से क्यों लिया। सो देखो, इससे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नीचे से ही क्यों फेंका, रेफरेंस जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो नीचे से ही क्यों फेंका, क्योंकि एक जगह तो भाई आपको रेफरेंस तो 0 लेनी पड़ेगी, एक जगह एनर्जी को क्या लेना पड़ेगा, 0। क्वेश्चन वो एनर्जी यहाँ पे कहाँ पे 0 लेंगे, तो जहां पे भाई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नेग्लिजिबल रहेगा, वहां पे एनर्जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। तो चेक करो, इससे वो चार्ज बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल। इसका मतलब एनर्जी भी क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो बच्चे इन्फिनिटी पे एनर्जी की वैल्यू हम क्या रेफरेंस लेते हैं, 0। आगे भी प्रूफ से भी मैं सिखाऊंगा कि एनर्जी 0 क्यों लेते हैं, बट एक जगह तो रेफरेंस लेना था ना, वो रेफरेंस हमने कहाँ लिया, इन्फिनिटी पे। क्यों, क्योंकि बच्चे इन्फिनिटी पे एनर्जी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 0, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ,
डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, फोर्स टेंड्स टू जीरो। अगर डिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो फोर्स टेंड्स टू जीरो, तो एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। सो हमने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। अब जैसे तुम लेके आगे बढ़ोगे तो इसका फील्ड रास्ते में मिलेगा। अब नो डाउट इंफिनिटी पे तुम जीरो ले लिए हो, लेकिन जैसे लेके आओगे थोड़े दूर पे तो मिलेगा ना फील्ड, किसका, इसका। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जैसे इसको लेके आ रहे हैं क्यू चार्ज को, या ऐसे करके लेके आ रहे हैं, देखो ऐसे ये लेके आ रहे हैं। जैसे लेके आए तो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे इसको लेके आ रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स। ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा विथ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो होगा क्या कि जैसे फील्ड में आए ना तो ये रिपेल करना स्टार्ट करेगा, कौन, ये चार्ज। जब ये रिपेल करना स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। कम से कम कितना, तो कम से कम उतना ही जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अगर ये 10 न्यूटन का है, इलेक्ट्रिक फोर्स 10 न्यूटन का लगा, कितना, 10 न्यूटन का, और एक्सटर्नल फोर्स भी 10 न्यूटन का लगा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो क्वेश्चन है कि पास में क्यों आएगा, अरे कुछ सपोज कि ये धीरे धीरे पहले से ही आ रहा था, पहले से क्या हो रहा था, धीरे धीरे, तब धीरू 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 ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। धीरे धीरे अगर चल रहा था, पहुंचना है यहाँ, जैसे उसके फील्ड में एंटर किया वो रोकने लगा, तब तुमको बुलाया गया कि भाई एक्सटर्नल एजेंट तुम ही हो ना। तो सपोज यहाँ एक्सटर्नल एजेंट मैं हूं, तो मैं उसको अब फोर्स देना स्टार्ट करूंगा। कितना भाई, तो जितने से वो अपोज कर रहा है कम से कम उतना देना पड़ेगा, अगर स्लोली लेके आना है। अगर ज्यादा फोर्स दूंगा तो फटाफट आ जाएगा, हमें फटाफट लाना नहीं है, वैसे ही आराम से लेके आना है। लेके आते गए यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मैं यहां से यहां तक फोर्स लगा के लेके आया, किस चार्ज को बच्चे, इस क्यू चार्ज को, इंफिनिटी से ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहा था बच्चे में, तो वो एक्सटर्नल फोर्स मैं इधर लगा रहा था। अब मैं जब इंफिनिटी से उसको इधर तक लेके आया, कौन अपोज कर रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किधर फोर्स लग रहा था, वो तो इधर लग रहा था। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। हमने अप्रोच इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल टू क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तभी वो धीरे धीरे से एकदम स्लोली यहां से इंफिनिटी से यहां तक आया। अब इस पूरे प्रोसेस में यहां से यहां तक आने में तुमने वर्क डन किया कि नहीं किया, आंसर है किया। क्यों, क्योंकि भाई तुमने फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, लगाया। डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अगर तुमने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसका मतलब तुमने वर्क डन किया। क्या किया, वर्क डन। That work is converted into energy. जितना तुमने ये एक्सटर्नली वर्क किया है, जितना तुमने एक्सटर्नली वर्क किया है, that amount of work is converted into energy and that is called electric potential energy. यहां पे लाने पे क्या हुआ, देख बच्चा, यहां पे लाने पे देखो ये क्यू चार्ज तो था ही, अब तुमने इसको यहां तक ला दिया, इंफिनिटी से कहां तक ला दिया, यहां तक। तो यहां से किसी डिस्टेंस पे तो होगा ही ना। अभी देखो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस तो है ना, यहां पे लाके छोड़ दिए तो किसी डिस्टेंस पे तो है ना। वो डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, आर। क्या ले लिया, आर। सही है। सो इसको इंफिनिटी से यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ा, जितना वर्क हुआ, that amount of work is stored in the form of energy and that is called electric potential energy. That is called, क्या बोलेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो, नहीं भी बोलोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट याद रखना है क्या यहां पे यूज किए, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके फील्ड में कहीं पे भी, तो हम डिस्टेंस आर तक छोड़ दिए हैं। तो ये क्यू जो है कहां पे, इसी फील्ड में, उस फील्ड में लाने में जितनी एनर्जी बच्चा, जितना तुम वर्क करते हो ना, वही दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो एक डेफिनेशन पता चला, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, that is called electric potential energy.
दूसरे शब्दों में देखो क्या है, अगर ये स्टेबल है, देखो दूर से लेके आए हो, यहां पे लेके आए हो ना बच्चे, यहां तक लेके आए हो, तो ये बन गया एक सिस्टम। इन्फिनिटी से लेके आके अगर रखे हो तो ये क्या बन गया, सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में जो कि किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जितनी एनर्जी खर्च हुई उस इस सिस्टम को, देखो एक चार्ज का सिस्टम नहीं होगा, कम से कम कितने चार्ज होने चाहिए, दो। एक चार्ज में कहां सिस्टम, वो तो बेचारा अकेले था, कोई फील्ड नहीं, कोई फोर्स नहीं। अब खुद का फील्ड, ये अकेले रहेगा, खुद का फील्ड तो खुद को फोर्स लगाएगा नहीं, तो वैसे टेंशन वाली बात है नहीं। सिस्टम जब दो लोग आएंगे तब एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तब कुछ हो सकता है। सो ये बन गया एक सिस्टम, ये बन गया क्या, एक सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है ना, उसी एनर्जी को बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब दो चार्ज का एक सिस्टम कैसे बनाया गया, ये चार्ज कहीं से तो कभी लाया हो गया होगा ना, इस चार्ज सिस्टम को बनाने में जितना तुमने खर्च किया ना, जितना एनर्जी खर्च करके यहाँ पे लाके एक सिस्टम बनाया, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये मुझे पूरा फील दिलाना था बच्चे कि एग्जैक्टली ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहाँ है, जो एनर्जी वो है कहाँ, तो वो इन दोनों के पास है, वो इन दोनों के सिस्टम को बनाने में खर्च हुई और वही इसके पास है। अगर इस सिस्टम को तोड़ दिया जाए, अगर इस सिस्टम को तोड़ दिया जाए, मतलब इसको वापस से इन्फिनिटी भेज देते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से जीरो। फिर से क्या हो गई, जीरो। क्यों भाई, सिस्टम ही नहीं रहा तो काय का एनर्जी, सिस्टम ही नहीं रहा तो एनर्जी क्यों देखना है फिर, ठीक है। सो जितना एनर्जी सिस्टम को बनाने के लिए खर्च हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम को वापस से तोड़ दो, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसी पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक क्यू और एक स्मॉल क्यू। सो के इंटू क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। एग्जैक्टली अगर ये Q1, दो चार्ज Q1 और Q2 लेते हैं तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। तो के क्यू, यहाँ पे दो चार्ज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू था तो इसके लिए उस टर्म में दिखा है। अगर यहाँ पे Q1 और Q2 इसको एज्यूम कर लेते हैं तो सिंपली के Q1 Q2 बाई आर। फोर्स का फॉर्मूला याद करो, सब गड़बड़ करते हैं। फोर्स के फॉर्मूला में क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, के Q1 Q2 बाई आर है, आर स्क्वायर नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन लगता है, जितनी एनर्जी खर्च होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या दूसरे शब्दों में वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला इज, फोर्स का याद करना, फोर्स में नीचे में दो आर स्क्वायर था ना, एक आर को हटा देना, तो के Q1 Q2 बाई आर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, तो कॉमन सेंस, एसआई यूनिट जूल है, तो भाई एनर्जी है ना, अगर एनर्जी है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। दूसरा स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, सो याद रखना है कोई भी एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें क्यों सोच रहे हो तुम लोग, 11 से ही सीख रहे हैं, नहीं सॉरी 9th से सीख रहे हैं कि कोई भी एनर्जी क्या होता है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, पक्का। सो दूसरा चीज, अगर स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, कोई भी स्केलर फॉर्मूला में अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस में रखना है, माइनस में है तो माइनस में रखना है। क्या बोला, पता चला, शायद ऊपर से गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देन में या पॉज करके लिख लेना, मैं अभी बताता हूं कि उसका मतलब क्या है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं स्क्रीनशॉट लेने में। चलो अभी सिखाता हूं क्या मैं बोलना चाहता हूं। अगर बच्चे फोर्स है, कहीं लिखा हुआ है फोर्स, क्या लिखा हुआ है बच्चे, फोर्स की वैल्यू है -10 न्यूटन, और दूसरे जगह लिखा है +10 न्यूटन, +10 न्यूटन, एंड somebody asked that which force is greater one, means F1 or F2. There are two forces given, one is F1 -10 and F2 +10, and somebody asked कि which force is greater,
मतलब दोनों में से बड़ा फोर्स कौन है? तो क्या बोलोगे, F1 या F2? आंसर है नहीं, दोनों सेम है। F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। व्हाट इज द डिफरेंस? डायरेक्शन। माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है बच्चा? डायरेक्शन को, कि इसका जो डायरेक्शन रहेगा उसका उससे वो उल्टा रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का वैल्यू क्या है बच्चा? सेम है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ठीक है, मतलब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ। लेकिन एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। somebody asked there are two energy given, one is U1 and other one is U2। तुमको दो एनर्जी दिया गया है, एक -10 जूल का, दूसरा +10 जूल का। एक -10 जूल का और दूसरा +10 जूल का, एंड पूछा गया दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? तो क्या बोलोगे, दोनों सेम है? आंसर है नहीं। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें माइनस प्लस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसमें माइनस प्लस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब प्लस रहा तो बड़ा है और माइनस रहा तो छोटा है। इसका मतलब U2 इज ग्रेटर देन क्या है बच्चा? U1। U2 इज ग्रेटर देन U1। सो माइनस मतलब छोटा एंड प्लस मींस बड़ा। अब सोचो, अगर चार्ज Q1 की वैल्यू माइनस में है तो तुमको किस में रखना पड़ेगा? माइनस में ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी में चार्ज का नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो चार्ज Q1 एंड Q2 विल बी ऑफ सेम साइन। जो भी क्वेश्चन में दिया है, प्लस दिया है तो प्लस लेना है, माइनस दिया है तो माइनस लेना है। ठीक है बच्चा, पक्का समझ में? दूसरा एक चीज और, एनर्जी पूरे सिस्टम का होता है। एनर्जी क्या होता है? सिस्टम को बनाने में जितना एनर्जी खर्च होता है, जितना तुम काम करते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मींस आपको कभी भी एक किसी चार्ज का एनर्जी फाइंड आउट करने को नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में अकेले चार्ज थोड़ी है, सिस्टम में दो है। अगर 3 चार्ज होता तो 3 चार्ज का सिस्टम होता। तो ऐसा एनर्जी कभी किसी पॉइंट पे फाइंड करने को नहीं पूछा जाएगा, एनर्जी पूरे सिस्टम का फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पूरे सिस्टम के पास वो एनर्जी होती है। उस पूरे सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So SI unit joule, scalar quantity, charge should be of same sign। प्लस है तो बच्चा प्लस में लिखना, माइनस है तो माइनस में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस छोटा होता है और प्लस क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, सो होप कि ये सब लिख लिए होंगे। ये सब एग्जांपल था समझने के लिए। चलो अब आते हैं इसके प्रूफ पे, क्योंकि बोर्ड में ना बच्चे कई बार ये फॉर्मूला लिखा ना K/Q1 Q2 by R, इसका हमें प्रूफ करना पड़ता है। सो इसका प्रूफ कैसे करेंगे एक बार चेक करते हैं। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। मेरे को तो टाइम पास लगता है, तुमको भी अभी एक बार कर लोगे ना तो टाइम पास लगेगा। ठीक है, सो इसका प्रूफ देखते हैं बच्चा। किसका प्रूफ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब बोर्ड में जब भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो बच्चा वो लेटर, सपोज, कंसीडर ये सब करते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि जब मैंने नोट्स बनाया है ना, नोट्स भी देख लेना, वीडियो के नीचे नोट्स भी मिल जाएगा। सो जब नोट्स बनाया तो उसमें थोड़ा बहुत लिख दिया है, तो वो तुम लोगों का काम होता है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। प्रूफ के लिए क्या किया कि एक चार्ज Q1 लिया। क्या चार्ज लिया बच्चा? Q1, और Q1 को फिक्स कर दिया। Q1 को क्या कर दिया बच्चे? फिक्स कर दिया। एंड एट सर्टेन डिस्टेंस R1, किसी डिस्टेंस R1 पे एक चार्ज लिया Q2। किसी डिस्टेंस R1 पे एक चार्ज क्या लिया बच्चे? Q2। एंड लेट दिस पोजीशन इज A, इस पोजीशन का नाम क्या दे दिया बच्चे? A दे दिया। एंड हमें बोला गया कि भाई आप A से लेके B तक इस चार्ज पार्टिकल को लेके जाओ। मतलब ये चार्ज को अभी उठा के नहीं लेके जाना है पगले, इसको धीरे धीरे ऐसे लेके जाना है। कहां से कहां तक लेके जाना है? A से B। और बताया गया कि A से लेके B तक का बच्चा जो डिस्टेंस है वो R2 है। मतलब इस चार्ज से A तक का डिस्टेंस R1 था और B तक का डिस्टेंस R2 है। मतलब R1 से कहां तक लेके जाना है? R2 तक। ठीक है, पूछा गया कि what is the work done required by electric force? What is the work done required by electric force to bring a charge from point A to point B? मतलब कितना वर्क डन यूज होगा A से B तक में चार्ज को ले जाने के लिए। कहां से कहां तक बच्चे? A से B तक चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा? तो सिंपल देखो, A से B तक जाएगा क्यों?
और वर्क डन किसके कॉज से निकालना है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले देखते तो सही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग भी रहा है कि नहीं। तो चेक करो, ये Q2 प्लस में और ये Q1 प्लस में। प्लस वाला प्लस को क्या मार रहा होगा? धक्का मार रहा होगा। अगर प्लस वाला प्लस को धक्का मार रहा होगा तो एक्सटर्नली जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से जाएगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से जाएगा। क्यों? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, धक्का मारते रहेगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एंड उसके कॉज से यहां से कहां तक पहुंच जाएगा? यहां तक। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे हुआ वर्क हुआ। वही तो हमें निकालना है कि ए से बी तक जाने में वर्क कितना हुआ, किसके कॉज से बच्चे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि वर्क जब भी निकालते हैं तो चेक करते हैं पहले फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। मतलब ड्यूरिंग थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू सी दैट वेदर द फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल। तो चेक करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले ये था Q1 से Q2 तक का। अब जैसे आगे जाएगा डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होते जाएगी, सॉरी बढ़ते जाएगी। डिस्टेंस जब बढ़ते जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। तो लफड़ा ये है, यहां से यहां तक फोर्स को कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं कर सकते। तब क्या यूज करना पड़ेगा? छोटा वर्क, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। कैसे करेंगे? तो ए से बी तक के रास्ते में कोई भी पॉइंट ले लिया, देखो सपोज Q2 जा रहा है, रास्ते में कहीं यहाँ है, हमने देखा तो उस टाइम में यहां से r डिस्टेंस पे यहां पकड़ा गया, यहां पे। अब इस पॉइंट पे सपोज फोर्स लग रहा है Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम क्या ले लिया बच्चे? Fe। अब फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक इतू सा, ये इतू सा डिस्प्लेसमेंट जो है dr ले लिया, छोटा सा r dr डिस्प्लेसमेंट, मतलब r डिस्टेंस पे इतू सा डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया? dr। क्या इतने से थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं? आंसर है हाँ। देखो रास्ते में हम ए से बी जाने में कहीं पे भी बीच का एक जगह दे लिए कि उस टाइम में Q2 जो है ना, ये Q2 यहाँ पे, Q2 कहाँ पे? रास्ते में। अब Q2 पे फोर्स चार्ज है Q1 Q2, तो फोर्स तो रहेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, उसी डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या दे दिया? dr। और इसके लिए वर्क क्या होगा बच्चा? छोटा वर्क आएगा। क्या आएगा? छोटा वर्क। तो एज क्या लिखेंगे? dw इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से वर्क डन निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दिया? dr। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दिया? dr। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चा? सो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस उस टाइम में कितना है? r, तो r स्क्वायर और इनटू क्या हो गया? dr। ये किसकी वैल्यू आई बच्चे? dw की। इंटीग्रेट कर दो तो क्या निकल जाएगा? पूरा वर्क निकल जाएगा। कहां से कहां तक? तो यहां पे जब चलना स्टार्ट किया तब वर्क 0 था और बाद में कुछ w रहा होगा। जब चलना स्टार्ट किया वहां पे डिस्टेंस कितना था बच्चा? r1, और जहां तक पहुंच जाएगा फाइनल कितना हो जाएगा? r2। मतलब कहां से कहां तक चलाना है? r1 से r2 तक। जब वो r1 पे था तब कोई काम नहीं किया गया था, जब r2 पे जाएगा तो हमें वो काम निकालना है, मतलब वो w हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? w, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0, अपर लिमिट w। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा? बाहर करो, बाहर करो। सो K Q1 Q2 इज द कांस्टेंट टर्म, बाहर हो गया। बचा क्या? 1 अपॉन r स्क्वायर, उसको ऊपर लेके जाओ तो r⁻² इंटू क्या हो जाएगा? dr। सही है। अब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चा? तो पावर में एक ऐड करते हैं और पावर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/r आएगा, बता रहा हूं आएगा ही, टेंशन मत लो। और ये w-0, अपर लिमिट w और लोअर लिमिट 0। ठीक है। सो क्या पता चला कि यहाँ r⁻² का इंटीग्रेशन -1/r आ गया। सो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? सो वर्क डन कौन से फोर्स के कॉज से भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से। तुम देख रहे हो फोर्स कौन सा लिया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन किसके कॉज से? इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से या कंजर्वेटिव फोर्स के कॉज से। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। सो इसमें चेक करो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/r2, -1/r2 एंड ये हो जाएगा +1/r1। ये हो गया बच्चा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम A to B। क्या है बच्चा ये? वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग a charge
टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सही है, ये हो गया, सही है, ये इतना पार्ट हुआ। बट इसी से ना हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली इनके पास एनर्जी कितनी थी। सही है, कि किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का एनर्जी क्या होगा, किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का एनर्जी क्या होगा। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया वर्क डन। जितना काम हम करते हैं किसी सिस्टम को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क निकल गया तो ऐसा लग रहा है एनर्जी भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एनर्जी। कैसे, तो चेक करो, ये जो है ये Q1 और ये ले लिया Q2। ध्यान से सुनना, Q1 से क्या ले लिया, Q2। और अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे बच्चा, डायरेक्ट एनर्जी का डेरिवेशन फाइनल वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इनिशियल जो वैल्यू थी R1, जो इनिशियल इनके पास डिस्टेंस था, वो कितना ले लिया, R। कितना ले लिया, R। और R2 की वैल्यू, जो ये R2 की वैल्यू थी, देखो जाते जा रहे दूर जा रहे इंफिनिटी तक। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि एनर्जी बच्चा तभी निकाल सकते हो जब तुमको क्या पता होना चाहिए, जब तुमको एक जगह का एनर्जी पता होना चाहिए, किसी एक जगह का एनर्जी पता होना चाहिए। तो तुमको एक स्टेप और थोड़ा करने दो मुझे, एक स्टेप और कैसे करना है, इसको एनर्जी के फॉर्म में पहले ला तो दे। सो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिख सकते हैं बच्चा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा देर पहले सिखाया था ना, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, K Q1 Q2। और इसको अच्छे से लिख देते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। अब डेल्टा मतलब चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बट ये तो माइनस है ना, तो ये क्या हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, K Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। अब हमें एक पॉइंट का एनर्जी पता है कि 2 पॉइंट का एनर्जी पता है, देखो आंसर है 2 पॉइंट का एनर्जी पता है, मतलब UI भी और UF भी है। बट एनर्जी तुम तब निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट का जब एक पॉइंट पे एनर्जी क्या लेनी पड़ेगी, 0। और वो कहां पे लेना पड़ेगा, तो थोड़ा देर पहले सिखाया था कि एक पॉइंट पे एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहां पे लेते थे, ग्राउंड पे, और यहां पे कहां लेते हैं, इन्फिनिटी पे। थोड़ा देर पहले सिखाया था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पे हम रेफरेंस लेने वाले हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे क्या लेने वाले हैं बच्चे, 0 लेने वाले हैं। करके देखो कि यही चार्ज Q1 यहां पे है और Q2 जो है वो R1 की वैल्यू R ले लिया। R1 की वैल्यू बच्चा कितना ले लिया, R लिया। अब यही Q2 जाते जाते दूर जा रहा है, कहां पे जा रहा है, इन्फिनिटी तक दूर जा रहा है, मतलब कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो इस पॉइंट पे जब R1 की वैल्यू R थी, देखो व्हेन R1 की वैल्यू R है तब एनर्जी ले लिया U, तब इनिशियल है, ये एनर्जी कितना ले लिया, U। और जब इस चार्ज को लेके जाते गए, देखो इस चार्ज को लेके जा रहे हैं दूर इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम में R2 की वैल्यू, यही जो R2 था, ये लेके जा रहे हैं बहुत दूर तक जा रहे हैं। इसका मतलब कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। अगर इस ये चार्ज को इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो उस टाइम में अगर R2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो U2 की वैल्यू, जो फाइनल एनर्जी है, उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 0। बताया था ना, एक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी तक की एनर्जी हमने क्या ले ली बच्चे, 0 ले ली। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, सो एनर्जी की वैल्यू सॉरी क्या हो गई, 0। क्या हो गई, 0। इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दिया, तो जो U1 है अपना इनिशियल एनर्जी था इन दोनों के बीच का, तो U1 की वैल्यू क्या है बच्चे, UI की वैल्यू U है, माइनस UF U2 कितनी वैल्यू है, 0। मतलब U1 जो है ना वही इनिशियल एनर्जी हमने लिया है, और U2 को क्या ले लिया है बच्चे, फाइनल एनर्जी। मतलब पहले से यहाँ पे थे, बाद में इन्फिनिटी तक लेके चले गए, इन्फिनिटी पे लेके चले गए तो डिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो एनर्जी क्या आएगा फिर, इन्फिनिटी पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो एनर्जी की वैल्यू भी कितना ले लेते हैं बच्चे, 0 ले लेते हैं। सो U माइनस 0 इक्वल टू K Q1 Q2 1/R1 की वैल्यू कितना है बच्चे, R, R2 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, कितनी है, इन्फिनिटी। सो U माइनस 0 U होगा, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे,
एनर्जी का फॉर्मूला आ गया KQ1Q2/R। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? KQ1Q2/R। यही तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। सो U की वैल्यू होती है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चे? KQ1Q2/R। कितनी वैल्यू हो गई? KQ1Q2/R। ठीक है, सो इसको देख लो, समझ लो, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया, यहां से यहां तक का वर्क निकाल लिया। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें एनर्जी चाहिए ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और किसी एक जगह लोगे तभी तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट होगी। एक किसी एक जगह क्या लोगे? रेफरेंस लोगे, तो दूसरी जगह की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना लिए है? 0, तो उसको R2 की वैल्यू इन्फिनिटी पे भेज दिया, मतलब दूर लेके जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी 0, तो इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट हो सकती है। एंड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, when 2 point charges Q1 and Q2 are separated by distance R, then the potential energy between them is equal to KQ1Q2/R। ठीक है, सो इसको फटाफट लिख लो जल्दी से। सो लिख लिए होगे बच्चे। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत फील आएगा। ठीक है, सो आज के लिए खत्म करते हैं। थैंक यू।